गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं ज्योति देवल, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। पिछला जो हमारा लेक्चर हुआ था उसमें हमने हाइपोथेसिस या परिकल्पना को समझने का प्रयास किया था। आज हम नया टॉपिक लेंगे, सैम्पलिंग या निदर्शन बोलते हैं जिसको हम हिंदी में। तो जो रिसर्च जो है वो बेसिकली जो है दो पद्धतियों के द्वारा या दो पद्धतियों के आधार पर की जा सकती है। और ये दो पद्धतियाँ जो हैं वो एक है सेंसस मेथड और एक है सैम्पलिंग मेथड। सेंसस मेथड जो होता है उसमें क्या होता है कि जो समस्त इकाइयाँ हैं, जो भी क्षेत्र की जो समस्त इकाइयाँ हैं, समग्र जो है उनका सभी का अध्ययन किया जाता है और उन्हीं के आधार पर क्या कंक्लूज़न जो है वो निकाला जाता है। जबकि सैम्पलिंग मेथड में सभी इकाइयों का अध्ययन यानी सारी यूनिट्स का अध्ययन ना करके उनमें से कुछ ऐसी इकाइयों को चुना जाता है जो समस्त इकाइयों का भली भांति जो है रिप्रेजेंटेशन करती है। और उसमें क्या होता है कि जो रिसर्चर जो है वो पूरा ध्यान समग्र पे ज़्यादा टाइम ना लगाकर कुछ पर ही ध्यान केंद्रित करता है, जिसके कारण विषय का गहन अध्ययन हो पाता है और समय और धन की बचत भी होती है। तो दो प्रकार से रिसर्च जो है, दो आधार पर रिसर्च जो है की जा सकती है। एक है सैम्पलिंग मेथड और एक है सेंसस मेथड। तो जो सेंसस मेथड है उसमें क्या होता है कि सभी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है और ये कहा जा सकता है कि जब समूह, समुदाय या समाज की सब संपूर्ण जनसंख्या यानी यूनिवर्स, समष्टि के स्तर पर प्रत्येक इकाई से किसी गुण या विशेषता के संबंध में जब डेटा कलेक्ट किया जाता है या जो भी प्रॉब्लम है उसको अध्ययन किया जाता है, तो वह समष्टि पद्धति, समग्र पद्धति या संगणना पद्धति या सेंसस मेथड जो है वो किया जाता है। तो ये जो मेथड है इसमें क्योंकि समग्रता का अध्ययन किया जाता है तो ये निम्न प्रकार के जो अनुसंधान है उसी में यूज़फुल होती है। जैसे जिन अनुसंधानों का क्षेत्र सीमित हो, जिसमें विविध गुणों वाली इकाइयाँ हो और जब प्रत्येक इकाई हर यूनिट का अध्ययन करना आवश्यक है और जब अनुसंधान में परिशुद्धता अत्यधिक मात्रा में अपेक्षित हो और जब अनुसंधानकर्ता के पास बहुत मतलब उसके पास साधन जब उपलब्ध हों, तो इस पद्धति का प्रयोग जो है वो किया जाता है। तो इस पद्धति यानी सेंसस मेथड जो है इसके गुण क्या हैं? तो इस पद्धति में क्या होता है कि जो भी सूचनाएं जो हमें प्राप्त होती हैं, जो तथ्य प्राप्त होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं और इससे क्या होता है जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनके सभी पक्षों का अध्ययन जो है वो किया जाता है। तो हमें विस्तृत जो जानकारी, इन्फॉर्मेशन पूरी हमें मिल जाती है। और जहाँ पे जो विविधता वाले क्षेत्र हैं, जहाँ पे हर इकाई का अलग गुण है, उसमें ये पद्धति जो है वो बहुत ज़्यादा उपयुक्त है। फिर इसके दोष भी होते हैं। जो विशाल आकार होता है तो अनुसंधानकर्ता के पास ना तो इतना धन होता है ना इतना टाइम है कि वो इन सब का प्रयोग कर सके। इसमें टाइम बहुत लगता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है और समय के अभाव में समस्या का अध्ययन करना जो है वो संभव नहीं होता। और ये इस प्रकार के अध्ययन में जो रिसर्चर है उसको पूरी टीम की ज़रूरत होती है और टीम के अभाव में और कोई एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स के कारण जो है वो ये विधि जो है वो प्रयोग में लाना संभव नहीं है। फिर दूसरा जो हम बात करते हैं हमारे टॉपिक की आज की, तो वो है सैम्पलिंग मेथड, निदर्शन पद्धति। और इसमें क्या होता है, समग्र में से कुछ इकाइयों को अध्ययन के लिए प्रतिनिधि के रूप में चयन किया जाता है, यही सैम्पलिंग कहलाता है। यानी न्यादर्श, प्रतिचयन, प्रतिदर्श, निदर्शन आदि जो है ये सिनोनिम्स वर्ड है और इंग्लिश में इसके लिए सैम्पलिंग वर्ड जो है यूज़ किया जाता है। हम जब जो हमारी रूटीन लाइफ है, जो डे टू डे लाइफ जो है उसमें भी हम सैम्पलिंग को यूज़ करते हैं। जैसे अनाज के बोरे में से हम अनाज की जांच करना जो है, तो हम उसमें थोड़ा मुट्ठी भर जो नमूना लेकर जो है हम ज्ञात करते हैं कि अनाज कैसा है। या जब हम भोजन पकाते समय दाल या चावल के नमूना लेकर उसके पकने की जानकारी लेते हैं, या हम एक जो रक्त की एक बूंद यानी उससे अगर हम शरीर के पूरे रक्त के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, तो ये डे टू डे लाइफ में भी हम सैम्पलिंग जो है वो यूज़ करते हैं। परिभाषा अगर हम देखें सैम्पलिंग की, तो जो पीवी यंग हैं उन्होंने कहा कि एक सांख्यिकी प्रतिदर्श संपूर्ण समूह अथवा योग का ही एक अति छोटा आकार का चित्र है। यानी समग्र में से यदि हम कुछ का अध्ययन कर रहे हैं जो उसको उस यूनिट को अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वही सैम्पलिंग है। जो
कार्लिंगर हैं उनके अनुसार किसी जनसंख्या या समष्टि से उसके प्रतिनिधि स्वरूप में से एक अंश को चुन लेने को ही प्रतिचयन कहते हैं। तो ये जो बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, इनके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि सैम्पलिंग जो है वो किसी विशाल समूह, समग्र या योग का एक अंश है जो समग्र का प्रतिनिधि है। यदि अंश की वही विशेषताएं हैं जो संपूर्ण समूह या समग्र का अंश है। कुछ सैम्पलिंग का मतलब कि कुछ में से बहुत समग्र में से थोड़ा सा ले लेना, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी हम सेलेक्ट कर लें। यूनिट जो है, इकाइयाँ हमें बहुत सोच समझ के लेनी होगी, और यूनिट और इकाइयाँ वही लेंगे जो पूरे समग्र का प्रतिनिधित्व कर रही हो। फिर है बेसिस ऑफ सैम्पलिंग, न्यायादर्श के आधार। इसमें सबसे पहला जो है वो है होमोजेनिटी ऑफ यूनिवर्स, यानी समग्र की एकरूपता। यदि समग्र की विभिन्न इकाइयों में अधिक भिन्नता नहीं है तो जिन इकाइयों का चुना जाएगा वह प्रतिनिधिपूर्ण होंगी। थोड़ी सी भिन्नता हो तो मिलेगी, लेकिन साधारणतः एकरूपता ही मिलेगी। तो जो भी हम चयनित इकाइयाँ जो होंगी उसके आधार पर जो हम परिणाम निकालेंगे वो विश्वसनीय और लाभप्रद होंगे। भौतिक जगत में जो समानता पाई जाती है वो मानवीय जगत में नहीं पाई जाती, इसलिए जो है थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम होती है सिलेक्शन करने में। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम सैम्पलिंग के लिए चुनाव करें तो इकाइयों में विविधता होने के बावजूद भी जो इकाइयाँ जो हैं वो समग्र की प्रतिनिधित्वपूर्ण होनी चाहिए। फिर है रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्शन, प्रतिनिधित्वपूर्ण चयन। इस मेथड के अंतर्गत समग्र में से इकाइयों को चुना जाता है, वही इकाइयाँ चुनी जाती हैं जो संपूर्ण का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो इकाइयों का चयन करते समय जो है बड़ी सावधानी बरती जानी चाहिए। अगर हम सावधानीपूर्ण से इकाइयों का चयन नहीं करेंगे तो हमारे निष्कर्ष जो हैं वो गलत हो सकते हैं। अधिक परिशुद्धता की संभावना, पॉसिबिलिटी ऑफ मच एक्यूरेसी। इसका मतलब है कि निदर्शन में 100% 100% हम परिशुद्धता नहीं ला सकते, फिर भी हम कोशिश कर सकते हैं कि जो सैम्पलिंग हो अधिक से अधिक रिप्रेजेंटेटिव हो, यानी जो भी प्रतिनिधित्व जो चुना जाए वो वास्तविक हो और समग्र का प्रतिनिधित्व करता हो। जैसे यदि हम एक कॉलेज के 300 विद्यार्थियों का अध्ययन जो है वो सैम्पलिंग मेथड के द्वारा करें, तो अंत में हमें पता चलता है कि 7% की कॉलेज में देरी आने की आदत है। जब समस्त विद्यार्थियों का अध्ययन करते हैं तो मालूम होता है कि देरी में आने वाले सदस्यों की आने वाले जो सदस्य हैं उनकी संख्या 7.5% है। तो हमारे निष्कर्ष पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। तो हम ये कहेंगे कि हमारे परिणामों में काफ़ी शुद्धता है और वो विश्वसनीय भी हैं। अब कि एक गुड अच्छे सैम्पलिंग की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो है विशेषता जो है वो है जनसंख्या का प्रतिनिधित्व, यानी जो भी हम समग्र चुने उनमें ये ध्यान रखें कि समष्टि की इकाइयों में कितनी मात्रा में समानता पाई जाती है और सैम्पलिंग के लिए किस मेथड को यूज़ किया गया है। फिर सैम्पलिंग का उचित आकार, अप्रोप्रिएट साइज ऑफ सैंपल, यानी प्रतिदर्श का आधार जो है वो जनसंख्या के अनुरूप और अनुसंधान के उद्देश्य तथा प्रकृति के अनुसार होना चाहिए। यानी सैम्पलिंग ना तो ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए ना ज़्यादा छोटी होनी चाहिए। जैसे हम 10,000 की इकाइयों का करें तो उसमें हम केवल 100 को चुनेंगे तो फिर ये सही नहीं होगा। तो हमें साइज़ भी देखना होगा। इकाइयों को चुने जाने की समान संभावना, इक्वल चांस टू सिलेक्शन ऑफ स्टडी यूनिट्स, यानी समष्टि से जो प्रतिदर्श का चुनाव करते समय समष्टि जो है प्रत्येक इकाई को चुने जाने की समान संभावना होनी चाहिए। इस प्रकार की संभावना होने पर समष्टि या जनसंख्या में विद्यमान विशेषताएं ही सैम्पलिंग की जो विशेषताएं होती है। सैम्पलिंग जो है वो शुड बी फ्री फ्रॉम बायसनेस, यानी सैम्पलिंग जो है वो पक्षपात रहित होना चाहिए। एक उत्तम सैम्पलिंग वही होती है जिसमें जो चयन करता है वो अपने स्वार्थ, अपनी रुचि, अपनी अभिवृत्तियों, अपने पक्षपात को अलग रखता है। इससे क्या होगा, जो भी हम मेथड यूज़ कर रहे हैं वो त्रुटि रहित होगा, यानी उसमें गलती नहीं होगी और परिणाम जो हैं वो भी अत्यधिक शुद्ध होंगे। इसके लिए हम रैंडम जो है उसको सिद्धांत जो है उसको इकाइयों के चयन में यूज़ कर सकते हैं। अध्ययन की इकाइयों का अनुपात, रेशियो ऑफ स्टडी यूनिट्स, जनसंख्या में जिस अनुपात में सजातीयता या विषम जातीयता होती है उसी अनुपात में जो है जो सैम्पलिंग है उसमें भी होनी चाहिए सजातीयता और विषम जातीयता।
जनसंख्या में स्त्री पुरुष या छात्र छात्राओं का जो अनुपात है या विभिन्न आय वालों का जो अनुपात है, वही अनुपात जो है वो सैम्पलिंग के लिए चुनी हुई इकाइयों का भी होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं अच्छी सैम्पलिंग या गुड सैम्पलिंग जो होती है उसकी क्या विशेषताएं हैं। तो बाकी का जो है वो हम कल के लेक्चर में करेंगे। थैंक यू सो मच।